अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करें तो पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड। पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है उसको ट्रू सेंस में ट्रेस बैक किया जा सकता है टू एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड। और ये वो पीरियड है जब बुक्स के अंदर पेंटिंग्स को इलस्ट्रेट किया जा रहा था, जब बुक्स के अंदर पेंटिंग्स को बनाया जा रहा था। फिर एक टाइम फेज आएगा जब पेंटिंग्स के अंदर मिनिएचर स्टाइल देखने को मिलेगा। और ये जो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये डोमिनेट करेगा मुगल कोर्ट को, ये डोमिनेट करेगा राजपूत कोर्ट्स को। और फिर अल्टीमेटली हमारे कंट्री में यूरोपियंस का अराइवल होगा। और जैसे ही यूरोपियंस का अराइवल होगा वैसे ही पेंटिंग के आर्ट के ऊपर भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है ये किस तरीके से प्रोग्रेस हुई और इसमें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले, डिफरेंट फेजेस में आर्ट ऑफ पेंटिंग में किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए, उन सब के बारे में इन डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। एक बात तो ये कि इंडिया में पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड, प्रिमिटिव का मतलब पुराना। तो इंडिया के अंदर जो पेंटिंग्स की हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है एमपी में, और भीमबेटका के अंदर प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। टू मिर्जापुर, मिर्जापुर में भी प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। एंड टू पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, और पंचमढ़ी में भी प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी। फिर इसके बाद एक टाइम फेज आएगा जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान पेंटेड पोट्री देखने को मिलेगी। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटेड पोट्री है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन इंडिया में जो रियल बर्थ देखने को मिलेगी पेंटिंग की वो देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पेंटिंग की रियल बर्थ कब देखने को मिली? गुप्ता एज के दौरान देखने को मिली। 3rd सेंचुरी एडी में एक किताब लिखी जाएगी, उस किताब का नाम था कामसूत्र। कामसूत्र को लिखा वात्स्यायन ने, और वात्स्यायन ने अपनी इस किताब कामसूत्र में बात की इंडियन आर्ट के 6 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में। वात्स्यायन ने अपनी इस किताब कामसूत्र में बात की इंडियन आर्ट के 6 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में, या 6 मेन लिम्स के बारे में, या 6 मेन शाडंगास के बारे में। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वात्स्यायन ने अपनी किताब कामसूत्र में बात की इंडियन आर्ट के, पेंटिंग के 6 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में, या 6 मेन शाडंगास के बारे में। और ये 6 मेन प्रिंसिपल्स या 6 मेन शाडंगास कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूप भेद। रूप भेद में बात की गई अबाउट द लुक्स एंड अपीयरेंस। कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट है, उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत की गई रूप भेद के अंदर। दूसरा शाडंगा, दूसरा प्रिंसिपल प्रमाण। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, उसका प्रपोर्शन किस तरीके का होना चाहिए, उसका मेजरमेंट किस तरीके का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, इसकी बात की गई प्रमाण के अंदर। तीसरा शाडंगा या तीसरा मेन प्रिंसिपल भाव। एक्सप्रेशन किस तरीके का होना चाहिए उसकी बातचीत की गई भाव के अंदर। चौथा प्रिंसिपल या चौथा शाडंगा लावण्य योजना। एस्थेटिक कंपोजिशन किस तरीके का होना चाहिए, उस एस्थेटिक कंपोजिशन के बारे में बातचीत की गई लावण्य योजना के अंदर। पांचवा मेन प्रिंसिपल या पांचवा शाडंगा सदृश्य।
रिजेम्बलेंस किस तरीके का होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, उसकी बातचीत की गई सदृश्य के अंदर। और लास्ट मेन प्रिंसिपल वर्णिका भंगा, कलर्स का और ब्रश का यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसकी बातचीत की गई इस वर्णिका भंगा में। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो तीन चीजें अभी तक आपको याद रखनी है। एक तो ये कि इंडिया में जो पेंटिंग्स की हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी। दूसरा ये कि इंडिया में पेंटिंग्स की जो रियल बर्थ है उसकी शुरुआत हुई गुप्ता एज के दौरान। इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि 3rd सेंचुरी एडी में वात्स्यायन ने अपनी किताब काम सूत्र में बात की 6 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में, 6 मेन षाडंगास के बारे में। और ये 6 मेन षाडंगास कौन कौन से हैं? एक है रूप भेद, जो कि बात करता है लुक्स और अपीयरेंसेस के बारे में। दूसरा है प्रमाण, जो कि बात करता है ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा है भाव, जो कि बात करता है एक्सप्रेशन के बारे में। चौथा है लावन योजना, जो कि बात करता है एस्थेटिक कंपोजिशन के बारे में। पांचवा है सदृश्य, जो कि बात करता है रिजेम्बलेंस के बारे में। और छठवा है वर्णिका भंगा, जो कि बात करता है यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स के बारे में। अच्छा, एक तो ये जो वात्स्यायन की काम सूत्र है इसमें बात की गई 6 मेन प्रिंसिपल्स या 6 मेन षाडंगास ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी ये जो पेंटिंग की क्राफ्ट है, ये जो पेंटिंग की आर्ट है, उसके रेफरेंसेस ब्राह्मणिकल लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की गई है लेप चित्र के बारे में। लेप चित्र का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथ्स एंड लोर ऑन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स के ऊपर ये जो मिथ्स का और लोर बिलीफ्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बुलाया गया? उसको बुलाया गया लेप चित्र। दूसरा लेख चित्र, ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें जब लाइंस को और ड्राइंग्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो उसको क्या बुलाया गया? उसको बुलाया गया लेख चित्र। फिर एक है धूली चित्र, फ्लोर के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको क्या बुलाया गया? उनको बुलाया गया धूली चित्र। और एक है पट्ट चित्र, क्लोथ के ऊपर और पाम लीव्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको क्या बुलाया गया? उनको बुलाया गया पट्ट चित्र। बहुत सिंपल, ब्राह्मणिकल लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी पेंटिंग की ये जो आर्ट है, क्राफ्ट है, उसके रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेप चित्र बात करता है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथ्स एंड लोर ऑन टेक्सटाइल्स। लेख चित्र बात करता है कि पेंटिंग के अंदर लाइंस को और ड्राइंग्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। धूली चित्र, फ्लोर के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको बुलाया गया धूली चित्र। और पट्ट चित्र, क्लोथ के ऊपर और पाम लीव्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई गई उनको बुलाया गया पट्ट चित्र। इनफैक्ट एक बड़ा पॉपुलर प्ले है मुद्रा काशा, और ये जो मुद्रा काशा नाम का प्ले है इसको लिखा विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने अपने इस प्ले मुद्रा काशा में बहुत सारे पेंटिंग्स को, बहुत सारे पट्ट को मेंशन किया है। विशाखा दत्त ने अपने प्ले मुद्रा काशा में बात की है कई सारे पेंटिंग्स के बारे में, और साथ ही साथ बात की है पेंटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में। जैसे चौक पिताका के बारे में बात की गई है। चौक पिताका का मतलब आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स। जो आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स हैं उनको क्या बुलाया गया है? उनको बुलाया गया चौक पिताका। दिगहाल पिताका, लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के जो लॉन्ग स्क्रोल्स हैं उनको क्या बुलाया गया है? उनको बुलाया गया दिगहाल पिताका। याम पिताका, आइसोलेटेड पेंटिंग्स। आइसोलेटेड पेंटिंग्स को क्या बुलाया गया है? याम पिताका बुलाया गया है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको साथ के साथ दिमाग में बिठाओ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या बात की। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि इंडिया में पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है
टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी। ये जो 3 लोकेशंस हैं इनके नाम तो दिमाग में बिठा ही लो। प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स कहां कहां की? भीमबेटका की, मिर्जापुर की और पंचमढ़ी की। दूसरा ये भी याद रखो कि इंडिया में पेंटिंग्स की जो रियल बर्थ है उसकी शुरुआत कब से हुई? गुप्ता एज से हुई। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि 3rd सेंचुरी एडी में वात्स्यायन ने अपनी किताब कामसूत्र में बात की 6 मेन प्रिंसिपल्स या 6 मेन शाडंगाज ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में। कौन कौन से 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश्य और वर्णिका भंगा। इसके अलावा बेसिक तौर पे याद रखो कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी पेंटिंग के रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे लेप चित्र है विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथ्स एंड लोर्स ऑन टेक्सटाइल्स। लेख चित्र है विच मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइन्स एंड ड्रॉइंग्स। धूली चित्र है विच इज पेंटिंग ऑन फ्लोर। पट चित्र है विच इज पेंटिंग ऑन क्लोथ एंड पाम लीव्स। इसके अलावा यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है मुद्राकाशा, जिसको किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। और विशाखा दत्त ने अपने इस प्ले में बहुत सारे पेंटिंग्स को मेंशन किया है और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग के बारे में बातचीत की है, जैसे चौक पिताका। चौक पिताका का मतलब आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स। दिगहाल पिताका, दिगहाल पिताका का मतलब लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ पेंटिंग्स। और याम पिताका, याम पिताका का मतलब आइसोलेटेड पेंटिंग्स। होपफुली ये छोटी छोटी चीजें आपको साथ के साथ कुछ हद तक दिमाग में बैठ रही होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की कहानी क्या रही है? देखो, ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इनको जनरली एग्जीक्यूट किया जाता था, इनको जनरली बनाया जाता था रॉक्स के ऊपर। एक सिंपल सी चीज, ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इनको जनरली एग्जीक्यूट किया जाता था, इनको जनरली बनाया जाता था रॉक्स के ऊपर। और रॉक्स के ऊपर जब आप किसी पेंटिंग को बनाओगे तो रॉक के ऊपर जो एनग्रेविंग्स बनाई जाती थी उन एनग्रेविंग्स को क्या बुलाया जाता था? उन एनग्रेविंग्स को बुलाया जाता था पेट्रोग्लिफ्स। क्या बुलाया जाता था? पेट्रोग्लिफ्स बुलाया जाता था। बहुत सिंपल। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की अगर बात करें तो ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इनको जनरली एग्जीक्यूट किया गया, इनको जनरली बनाया गया रॉक्स के ऊपर। और इनको बनाने के लिए रॉक्स के ऊपर जो एनग्रेविंग्स बनाई जाती थी उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है पेट्रोग्लिफ्स। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग को कब डिस्कवर किया गया? इंडिया में सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया गया 1867-68 में। और ये जो सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया गया 1867-68 में, इसको डिस्कवर किसने किया? आर्कीबाल्ड ने डिस्कवर किया। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग को कब डिस्कवर किया गया? 1867-68 में डिस्कवर किया गया। और किसने डिस्कवर किया? आर्कीबाल्ड ने डिस्कवर किया। और इंडिया में जो अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डिस्कवर की गई है, जो अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डिस्कवर की गई है, वो कहां पे डिस्कवर की गई है? भीमबेटका केव्स में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स में डिस्कवर की गई है। और कब डिस्कवर की गई? 1957 में डिस्कवर की गई। कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग बात कर रहे हैं हम। पहले तो हमने क्या बोला? इंडिया में सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग को कब डिस्कवर किया गया?
सबसे पहली बार इंडिया में रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया गया 1867-68 में, और डिस्कवर किसने किया? आर्कीबाल्ड ने डिस्कवर किया। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया में जो अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स डिस्कवर की गई हैं वो कहां पे डिस्कवर की गई हैं? वो डिस्कवर की गई हैं भीमबेटका केव्स में। और कब डिस्कवर की गई? 1957 में डिस्कवर की गई। ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इनको 3 मेजर फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इनको 3 मेजर फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 मेजर फेजेस हैं? एक अपर पैलियोलिथिक पीरियड है पेंटिंग का, दूसरा मीजोलिथिक पीरियड है पेंटिंग का, और तीसरा चाल्कोलिथिक पीरियड है पेंटिंग का। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को 3 मेजर फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सा? एक अपर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मीजोलिथिक पीरियड, और तीसरा चाल्कोलिथिक पीरियड। एक एक करके इन तीनों मेजर फेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अपर पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब लगभग 40,000 से लेके 10,000 बीसी के बीच में अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और ये जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान जो पेंटिंग्स देखने को मिली उनमें खास चीजें क्या देखने को मिली? एक तो इस पीरियड के दौरान जो रॉक शेल्टर केव्स देखने को मिलती हैं, उन रॉक शेल्टर केव्स की जो वॉल्स हैं उनको बनाया गया क्वार्टजाइट से। रॉक शेल्टर केव्स की जो वॉल्स हैं उनको बनाया गया, उनको तैयार किया गया क्वार्टजाइट से। और पेंटिंग के लिए मोस्ट कॉमनली जो मिनरल यूज किया गया इस फेज के दौरान, इस पीरियड के दौरान, वो कौन सा था? वो था गेरू। कौन सा मिनरल कॉमनली यूज किया गया? गेरू, या जिसको ओचरे भी बुलाया जाता है। गेरू को लाइम और वाटर के साथ में मिक्स किया जाता था और वेरियस कलर्स को प्रोड्यूस किया जाता था। बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स को यूज करके अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस किया जाता था और उन कलर्स के थ्रू इस अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान पेंटिंग्स को एग्जीक्यूट किया जाता था। ये जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान व्हाइट कलर को, डार्क रेड कलर को और ग्रीन कलर को यूज किया गया लार्ज एनिमल्स को डिपिक्ट करने के लिए। लार्ज एनिमल्स जैसे एलिफेंट वगैरह, उनको डिपिक्ट करने के लिए व्हाइट कलर को यूज किया गया, डार्क रेड कलर को यूज किया गया और ग्रीन कलर को यूज किया गया। इसके अलावा हंटर्स को डिपिक्ट करने के लिए, हंटर्स को दिखाने के लिए यूजुअली रेड कलर को यूज किया गया और डांसर्स और ह्यूमन फिगराइंस को दिखाने के लिए यूजुअली, जनरली, मोस्टली ग्रीन कलर को यूज किया गया। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान एक तो जो रॉक शेल्टर केव्स की वॉल्स हैं उनको तैयार किया गया क्वार्टजाइट के साथ में। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मोस्ट कॉमन मिनरल कौन सा यूज किया गया? मोस्ट कॉमन मिनरल गेरू यूज किया गया, जिसको ओचरे भी बुलाया जाता है। कलर्स की अगर बात करें तो अलग अलग मिनरल्स को यूज किया जाता था अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जनरली व्हाइट कलर, डार्क रेड कलर और ग्रीन कलर को यूज किया गया लार्ज एनिमल्स को दिखाने के लिए। रेड कलर को यूज किया गया हंटर्स को दिखाने के लिए और ग्रीन कलर को यूज किया गया डांसर्स को दिखाने के लिए। फिर इस अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आया मीजोलिथिक पीरियड। और ये जो मीजोलिथिक पीरियड है इसका टाइम फेज क्या है? लगभग 10,000 से लेके 4,000 बीसी के बीच में। और ये जो मीजोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान जो पेंटिंग्स बनाई गई उनमें मेनली कलर कौन सा यूज किया गया? रेड कलर यूज किया गया। इस मीजोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उनका जो साइज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा स्मॉलर हो जाएगा। और मीजोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उनमें मोस्ट कॉमनली क्या दिखाया गया? उनमें मोस्ट कॉमनली ग्रुप हंटिंग को दिखाया गया, ग्रेजिंग को दिखाया गया और राइडिंग को दिखाया गया। और थोड़ा कंपैरिजन भी देखते चलना। हमने बात की अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। ये जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान मोस्ट कॉमनली मिनरल कौन सा यूज हो रहा था? गेरू यूज हो रहा था। और कलर्स की अगर बात करें तो व्हाइट कलर, डार्क रेड कलर और ग्रीन कलर यूज किया जा रहा था लार्ज एनिमल्स को दिखाने के लिए।
रेड कलर यूज किया जा रहा था हंटर्स को दिखाने के लिए और ग्रीन कलर यूज किया जा रहा था डांसर्स को दिखाने के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें मीजोलिथिक पीरियड के बारे में, तो इस पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उनमें मेनली कौन सा कलर यूज किया गया? रेड कलर यूज किया गया। पेंटिंग का जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा हो गया और मोस्ट कॉमनली क्या दिखाया गया? ग्रुप हंटिंग को दिखाया गया, ग्रेजिंग को दिखाया गया और राइडिंग को दिखाया गया। और फिर आया चाल्कोलिथिक पीरियड। ये जो चाल्कोलिथिक पीरियड है ये लगभग 2500 से लेके 700 बीसी के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ये जो चाल्कोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान मोस्टली ग्रीन कलर का और येलो कलर का यूज देखने को मिला। यहां भी कंपैरिजन देखना, मीजोलिथिक पीरियड में मोस्टली रेड कलर को यूज किया गया था, लेकिन चाल्कोलिथिक पीरियड में मोस्टली ग्रीन कलर को और येलो कलर को यूज किया गया। और चाल्कोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उनमें मोस्टली बैटल सीन्स दिखाए गए, बैटल सीन्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स दिखाए गए। और साथ ही साथ चाल्कोलिथिक पीरियड के दौरान बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे फिगर्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे बोज और एरोज को दिखाया गया। ये जो मीजोलिथिक पीरियड है इसमें कॉमनली क्या दिखाया गया था? ग्रुप हंटिंग को दिखाया गया था, ग्रेजिंग को दिखाया गया था, राइडिंग वगैरह को दिखाया गया था। लेकिन चाल्कोलिथिक पीरियड में बैटल सीन्स को दिखाया गया, बोज को दिखाया गया, एरोज को दिखाया गया। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की। बड़ी सिंपल सी पेंटिंग्स हुआ करती थी बिकॉज पेंटिंग्स तब सिर्फ डेवलप होने की शुरुआत कर ही रही थी। अच्छा, ये जो चाल्कोलिथिक पीरियड है इस पीरियड के दौरान बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट चाल्कोलिथिक पीरियड के दौरान पेंटिंग्स और राइटिंग के कुछ सैंपल्स जो हैं वो अशोकन और गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। और इसका मतलब क्या है कि अशोकन टाइम पीरियड से लेके गुप्ता टाइम पीरियड तक लोगों ने केव्स को इनहेबिट किया। एक लंबे हिस्टोरिकल पीरियड के लिए लोगों ने केव्स को इनहेबिट किया, लोग केव्स में रहे और जब लोग केव्स में रहे तो उन्होंने केव वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई। उनके जो राइटिंग के सैंपल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो अशोकन और गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं ये बताती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि लोग एक लंबे टाइम पीरियड तक केव्स को इनहेबिट कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है नरसिंहगढ़, और नरसिंहगढ़ में चाल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और नरसिंहगढ़ की ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी खास बात क्या है? ये जो पेंटिंग्स हैं दे शो स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग। ये जो नरसिंहगढ़ की पेंटिंग्स हैं इनमें स्पॉटेड डियर की स्किन को ड्राइंग के लिए छोड़ दिया गया है, वो दिखाया गया है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमन बींग्स ने आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स को परफेक्ट कर लिया था। ये जो स्किन्स को टैन किया जाता था, क्यों किया जाता था? एनिमल स्किन्स को टैन किया जाता था, डियर की स्किन को टैन किया जाता था। क्यों? क्योंकि इसको टैन करने के बाद इस स्किन को यूज किया जाता था शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, इस स्किन को यूज किया जाता था क्लोथिंग के पर्पस के लिए। तो नरसिंहगढ़ में भी चाल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि दिखाती हैं स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग को। इसी फेज के दौरान अदर पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, और ये जो अदर पेंटिंग्स हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिपिक्ट करती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स के अंदर एक जोगीमार केव साइट्स हैं। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स के अंदर एक जोगीमार केव साइट्स हैं, और ये जो जोगीमार केव साइट्स हैं इनमें चाल्कोलिथिक पीरियड का जो लेटर पीरियड है उसकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये डेट बैक करती हैं अराउंड 1000 बीसी। तो छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ हिल्स हैं उनमें जो जोगीमार केव साइट्स हैं, इन जोगीमार केव साइट्स में लेटर पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में और बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे चाल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, इस कोरिया डिस्ट्रिक्ट में गौडसर रॉक आर्ट साइट्स देखने को मिलती हैं और कोहाबोर रॉक आर्ट साइट्स देखने को मिलती हैं। गौडसर और कोहाबोर रॉक आर्ट साइट्स देखने को मिलती हैं छत्तीसगढ़ की कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, और यहां पे भी चाल्कोलिथिक पीरियड की सिमिलर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में ही एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है,
और इस दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक चितवा डोंगरी है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक चितवा डोंगरी करके नाम की जगह है और चितवा डोंगरी में चाइनीज फिगर ऑफ राइडिंग अ डोंकी देखने को मिलता है। चाइनीज फिगर राइडिंग अ डोंकी देखने को मिलता है। ड्रैगन की पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो चितवा डोंगरी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे भी चालकोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। उड़ीसा में भी कई सारी अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे उड़ीसा के अंदर एक गुदाहांदी रॉक शेल्टर है और एक योगी माता रॉक शेल्टर है। गुडाहांडी रॉक शेल्टर और योगी माता रॉक शेल्टर के अंदर अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में कुपगलू है। कुपगलू इन तेलंगाना, यहां पे भी अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। कर्नाटका में भी एक दो साइट्स हैं जहां पे अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग्स के बारे में, तो इंडिया के अंदर जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो बिलोंग करती हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम्स को। इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो बिलोंग करती हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम्स को। और मेजॉरिटी ऑफ द केव पेंटिंग्स हमारे कंट्री में कौन से स्टेट्स में देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं, कर्नाटका में देखने को मिलती हैं, बिहार में देखने को मिलती हैं और उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है। एक तो थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन याद रखना कि भाई अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा था। गेरू मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिनरल हुआ करता था। कलर्स व्हाइट, डार्क रेड, ग्रीन, उनको यूज किया जा रहा था लार्ज एनिमल्स को डिपिक्ट करने के लिए। रेड को यूज किया जा रहा था हंटर्स को दिखाने के लिए और ग्रीन को यूज किया जा रहा था डांसर्स को डिपिक्ट करने के लिए, डांसर्स को दिखाने के लिए। मीजोलिथिक पीरियड के दौरान मेन कलर कौन सा यूज किया जा रहा था? रेड यूज किया जा रहा था। पेंटिंग का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया था और मोस्ट कॉमनली क्या डिपिक्ट किया जा रहा था? ग्रुप हंटिंग, ग्रेजिंग और राइडिंग। चालकोलिथिक पीरियड के दौरान मोस्ट कॉमनली ग्रीन और येलो कलर को यूज किया जा रहा था और क्या दिखाया जा रहा था? बैटल सीन्स दिखाए जा रहे थे। बाकी याद रखना कि एमपी में नरसिंहगढ़ नाम की एक जगह है जहां पे चालकोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और दिखाती हैं स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स के अंदर एक जोगीमार केव साइट है जहां पे चालकोलिथिक पीरियड का जो लेटर पीरियड है उसकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे एक चितवा डोंगरी नाम की जगह है। इस चितवा डोंगरी में बहुत सारी चालकोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। उड़ीसा में भी अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स डिस्कवर की गई हैं वो बिलोंग करती हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड को और मेजॉरिटी ऑफ द केव पेंटिंग्स हमारे कंट्री के कौन से स्टेट्स में देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, बिहार में और उत्तराखंड में। बहुत सिंपल और बेसिक सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है भीमबेटका केव पेंटिंग्स के बारे में। और भीमबेटका केव पेंटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं इनको 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। 2003 में भीमबेटका केव पेंटिंग्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं इनको डिस्कवर किसने किया? वीएस वाकनाकर ने डिस्कवर किया। वीएस वाकनाकर ने डिस्कवर किया इन भीमबेटका केव पेंटिंग्स को। भीमबेटका केव पेंटिंग्स में जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ऐसा माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट पेंटिंग्स आज से लगभग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये जो इमेजेस आप देख रहे हो ये सारी इमेजेस हैं भीमबेटका केव पेंटिंग्स की। दो तीन चीजें, एक तो भीमबेटका केव पेंटिंग्स कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। 2003 में ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं डिस्कवर किसने किया? इनको वीएस वाकनाकर ने डिस्कवर किया। भीमबेटका केव पेंटिंग्स में जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स देखने को मिली हैं ऐसा माना जाता है कि वो आज से लगभग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। और भीमबेटका केव पेंटिंग्स में एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, मतलब लगभग 1 लाख बीसी से लेके 1000 एडी तक कंटिन्यूअसली जो पेंटिंग्स का इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है भीमबेटका केव पेंटिंग्स में। भीमबेटका पेंटिंग्स जो हैं
वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड को भी बिलोंग करती हैं। मीजोलिथिक पीरियड की भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। चाल्कोलिथिक पीरियड की भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अर्ली हिस्टोरिक और मेडिवल पीरियड की भी पेंटिंग्स इन भीमबेटका पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं वो बिलोंग करती हैं मीजोलिथिक एज को। किस एज को बिलोंग करती हैं? मीजोलिथिक एज को बिलोंग करती हैं। ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स में एवरीडे लाइफ को दिखाया गया। जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग हुआ करता था, उसकी एवरीडे लाइफ किस तरीके की दिखती थी, उसको डिपिक्ट किया गया इन भीमबेटका केव पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स में आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग्स हैं। सोशल लाइफ को दिखाया गया, जैसे बच्चे खेलते हुए दिखाए गए, जैसे विमेन खाना प्रिपेयर कर रही हैं वो दिखाया गया। कम्युनिटी लाइफ को दिखाया गया। वेरियस एनिमल्स को दिखाया गया, जैसे एलिफेंट दिखाया गया, बाइसन दिखाया गया, डियर दिखाया गया, पिकॉक्स दिखाए गए, स्नेक्स दिखाए गए। कुछ कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइंस और सिंबल्स को भी इन भीमबेटका केव पेंटिंग्स में दिखाया गया। भीमबेटका केव पेंटिंग्स के अलावा कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे ये अर्ली केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे बेलारी है, जैसे पंचमढ़ी है, जैसे राजगढ़ है, जैसे तेनमलई है। तो ये वो अदर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे अर्ली फेज की केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब देखो, ये तो मोटा मोटा है कि ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं, इनमें सोशल लाइफ दिखाई गई, एवरीडे लाइफ दिखाई गई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की। एक मार्क्ड कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट हर एक फेज की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इन भीमबेटका केव्स के अंदर। जो फैक्चुअल चीजें जो आपको याद रखनी वो क्या है? कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। डिस्कवर किसने की? वीएस वाकनाकर ने डिस्कवर की। और जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इन भीमबेटका के पेंटिंग्स में, ऐसा माना जाता है कि वो आज से लगभग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। और फिर इसके बाद बात आती है लाख उद्यार केव पेंटिंग्स के बारे में। लाख उद्यार ये जो टर्म है, इसका लिटल मीनिंग होता है 1,00,000 केव्स। लाख उद्यार का लिटल मीनिंग क्या होता है? 1,00,000 केव्स। ये जो लाख उद्यार केव पेंटिंग्स हैं, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं। एक ग्रुप है हिस्टोरिक पेंटिंग्स का जो कि कहां पे देखने को मिलता है? जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। सुयाल रिवर है, उसके बैंक पे लोकेटेड है ये लाख उद्यार केव पेंटिंग्स। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं ये लाख उद्यार केव पेंटिंग्स। और ये जो लाख उद्यार केव पेंटिंग्स हैं, इनमें मोस्टली ह्यूमंस को ड्रॉ किया गया है, एनिमल्स को ड्रॉ किया गया है, वेपन्स को ड्रॉ किया गया है, ऐसे वेपन्स जिनको अर्ली ह्यूमंस यूज किया करते थे। ये जो लाख उद्यार केव पेंटिंग्स हैं, इनको फिंगर्स से बनाया गया है, इनको फिंगर से क्रिएट किया गया है। मोस्टली रेड कलर यूज किया गया है, व्हाइट कलर यूज किया गया है और ब्लैक कलर यूज किया गया है। रिसेंटली अभी 2020 में अल्मोड़ा के पास में दो और नई पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया था। और ये जो दो नई पेंटिंग्स डिस्कवर की गई थी, ये बहुत ही सिमिलर लगती हैं लाख उद्यार केव पेंटिंग्स के साथ में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, सेशन इजी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, बाकी रिवीजन करना पड़ेगा। 2-4 बार रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।